अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था आप लोगों का इफ़ देन स्टेटमेंट। हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ की, सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन हमारे पास क्या था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था इफ़ देन स्टेटमेंट को। इफ़ देन हमारे पास किस काम के लिए थी, किसी एक कंडीशन को चेक करने के लिए, अगर वो ट्रू होती है देन कोई काम परफॉर्म कर देना है उसने। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सेकंड स्टेटमेंट, जिसका नाम क्या है, इफ़ देन एल्स की। ये आप लोगों की सेकंड सिलेक्शन की स्टेटमेंट है, इसका नाम क्या है, if then else। ये हमारे पास क्या है, आपके सेकंड स्टेटमेंट है। इफ़ देन एल्स किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? इफ़ देन एल्स को इस्तेमाल करने का मेजर मकसद क्या था? अगर आप लोगों के पास दो अल्टरनेट कंडीशन है या दो अल्टरनेट पॉसिबल आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, या दो आप लोगों के चॉइसेस हैं, दो अल्टरनेट चॉइसेस आप लोगों के पास हैं, आप लोगों के दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन आप लोगों के पास, आप लोगों ने उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं। उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इफ़ देन एल्स। या तो एक सिलेक्ट किया जाएगा, अगर एक को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो उस सूरत में सेकंड वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इफ़ देन एल्स को। अगर एक पार्ट को सिलेक्ट किया जाएगा तो सेकंड पार्ट सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, अगर सेकंड को सिलेक्ट किया जाएगा तो फर्स्ट वाला पार्ट सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर, ये कंडीशन क्या बता रही है, क्या कह रही है। कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट किया जाएगा या सेकंड पार्ट सिलेक्ट किया जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, इफ़ देन एल्स। जो कि दो अल्टरनेट कंडीशन में से किसी एक को सिलेक्ट, दो अल्टरनेट पॉसिबल सोल्यूशन में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इफ़ देन एल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है, इफ एक्सप्रेशन, इफ मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन, देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। एक सेंटेक्स मेरे पास ये है, इसका जो सेकंड सेंटेक्स है ये इसका फर्स्ट सेंटेक्स था, इसका जो सेकंड सेंटेक्स है वो मेरे पास क्या है, इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर एल्स लाइन नंबर। ये मेरे पास क्या है, इसके दो सेंटेक्स हैं। आप लोग को जो मेथड आसान लगता है आप उस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोगों ने ये सेंटेक्स यूज़ करना है या ये सेंटेक्स यूज़ करना है। आप लोगों को जौन सा सेंटेक्स ज़्यादा ईजी लगेगा आप लोग उस सेंटेक्स के ऊपर अमल करके उसको फॉलो कर सकते हैं। सेंटेक्स 1, सेंटेक्स 2, ये आप लोगों के पास दो सेंटेक्स हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट सेंटेक्स में क्या कह रहा है, इफ़ एक्सप्रेशन या कंडीशन। जैसे हम लोगों ने कल भी बात की थी, इफ़ के अंदर हमारे पास क्या थी, कंडीशन आई हुई थी। इसी तरह यहाँ पर क्या इस्तेमाल की जा रही है, इफ़ में मेरे पास एक्सप्रेशन यूज़ की जा रही है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई कंडीशन ही होती है। इफ़ में मेरे पास क्या आ जाती है, कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन आती है। अगर ये एक्सप्रेशन सारे के सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर है। हमारे ओवरऑल कंडीशन की, ओवरऑल इफ़ देन स्टेटमेंट, इफ़ देन एल्स की ओवरऑल डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर है। ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी देन कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन गलत होगी देन कौन सी स्टेटमेंट चलेगी। सारा का सारा कुछ डिपेंड करता है इस एक्सप्रेशन के ऊपर। ये एक्सप्रेशन मेरे पास लिखी है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है, एक्सप्रेशन मेरी क्या होती है, ट्रू होती है, उस सूरत में मेरे पास ये स्टेटमेंट चल पड़ेगी। ये स्टेटमेंट कब चलनी है, एक्सप्रेशन मेरे पास क्या होगी, ट्रू। ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पर इस चीज़ को। अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन में गिवन है, ये ट्रू हो जाएगी, उस सूरत में मेरे पास देन वाली स्टेटमेंट चल पड़ेगी। अगर मेरी ये एक्सप्रेशन गलत होती है तो मेरे पास एल्स वाला पार्ट चल पड़ेगा। किस सूरत के अंदर, मेरी एक्सप्रेशन गलत होने के ऊपर। सारा का सारा कुछ डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, हमारा एक्सप्रेशन के ऊपर। एक्सप्रेशन ट्रू होगी देन वाली स्टेटमेंट चलेगी, एक्सप्रेशन गलत होगी एल्स वाली स्टेटमेंट चल पड़ेगी। सारी डिपेंडेंसी हमारे पास किसके ऊपर है, एक्सप्रेशन के ऊपर है कि हमारे पास ये पार्ट चलाना है या ये पार्ट चलाना है। वो कौन चलाएगी, एक्सप्रेशन हमारी।
इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है, इफ़ एक्सप्रेशन जिस तरह वहाँ लिखा था उसी तरह मेरे पास यहाँ पर क्या है, इफ़ एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन क्या बताएगी, वो बताएगी कि हमारी ये लाइन चलनी है या फिर ये लाइन चलनी है। ये कब चलेगी, ये ट्रू होने के ऊपर। ये लाइन कब चलेगी, ये कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर। सारा दारोमदार किसके ऊपर है, एक्सप्रेशन के ऊपर है कि हमारे पास देन वाली स्टेटमेंट को चलाना चाहता है या एल्स वाली स्टेटमेंट को चलाएगा। वो सारा डिपेंडेंसी एक्सप्रेशन के ऊपर है, ठीक है। हमारी एक्सप्रेशन जो भी लगी होगी उस पर डिपेंड करेगा। ये हमारे पास क्या था, इसका सिंटैक्स था। अब हम बात करते हैं इफ़ देन एल्स के फ्लो चार्ट की, कि इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, अब एक नोट करें, हमारे पास इफ़ के बाद क्या लगी है, एक्सप्रेशन या कंडीशन कह सकते हैं इसको हम लोग। हमारे पास कोई कंडीशन लगी होती है तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गई है, कोई कंडीशन आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर कंडीशन को यूज़ करेंगे हम लोग। ये कंडीशन लगी हुई है। अब ये कंडीशन डिपेंड करेगी इसी तरह यहाँ पर, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास देन वाला पार्ट चल पड़ेगा, यानी कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, कुछ आउटपुट आएगी, कुछ स्टेटमेंट चल पड़ेंगे। अगर मेरी ये स्टेटमेंट गलत होती है उस सूरत के ऊपर क्या होना है, हमारी कुछ स्टेटमेंट या लाइन चल जानी है। वो भी डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, इसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्ट चलेगा या ये वाला पार्ट चलेगा। तब भी क्या चलेगी, स्टेटमेंट। अब कंडीशन बताएगी ये पार्ट कब चलाना है, कंडीशन के फॉल्स होने के ऊपर। अब ये कंडीशन बताएगी कि हमारे पास ये स्टेटमेंट चलानी है या ये चलानी है। दोनों नहीं चलेंगी, इन दोनों में से एक ही चलेगी। या तो हमारी ट्रू वाली स्टेटमेंट चल सकती है या हमारी फॉल्स वाली स्टेटमेंट चल सकती है। दोनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास इफ़ देन एल्स के अंदर। या ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट चला देगी, गलत होने पे ये स्टेटमेंट चला देगी। किस तरह चलाते हैं, किस तरह क्या मेथड है इसका, उसको हम लोग अभी एग्जांपल के थ्रू देते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका फ्लो चार्ट था। अब लोग बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। एग्जाम्पल में क्या है, वो कह रहा है आपने यूज़र से उसकी एज लेनी है। यूज़र से क्या लेनी है, एज लेनी है। यूज़र अपनी एज एंटर करेगा, उसकी जितनी भी एज है वो एंटर, वो आप लोग यूज़र हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब जो भी एज एंटर करेंगे, अगर यूज़र की एज 17 साल से ज़्यादा होती है, 17 साल से ज़्यादा का मतलब क्या है, 18 साल ही है। अगर यूज़र की एज 17 साल से ज़्यादा होती है उस सूरत में वो किसी भी काम के लिए, जॉब के लिए है, किसी काम के लिए एलिजिबल है। इस सूरत के अंदर अगर उसकी एज 17 साल से ज़्यादा होती है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, आपका शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है, CNAC बनाया जाता है, उसके लिए कंडीशन क्या लगाई है कि आपकी एज एटलीस्ट 18 ईयर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 ईयर है दैन आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, एलिजिबल है उसके लिए। हम उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर किसी इंसान की एज 17 साल से ज़्यादा है, मतलब 18 साल, देन वो एलिजिबल है, कैंडिडेट हमारा जो होगा वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं होगा। ये हमारा टास्क है आज का। हमने क्या बनाना है, इसका प्रोग्राम चेक करना है कि हमारा कैंडिडेट जो है क्या वो एलिजिबल है भी है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करेंगे हम लोग। सो हमारी फर्स्ट लाइन पर क्या आएगा, लाइन नंबर 10, हमने एज लेनी है। हम एंटर यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इनपुट के स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे यूज़र से उसकी एज लेने के लिए। यहाँ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इनपुट एज, कि अपनी एज एंटर करो। जो भी वो एंटर करेगा वो मेरे पास लेट्स से n है, वो जाके इस n के अंदर स्टोर हो जाएगी। वो जो भी नंबर यहाँ पर एंटर करेगा वो जाके इस n के अंदर स्टोर हो जाएगा। वो जो भी अपनी एज एंटर करेगा, वो 10 करे, 20 करे, 30 करे, जो भी एज एंटर की जाएगी वो जाके इस n के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। ये हमारी लाइन नंबर 10 थी। अब लाइन नंबर 20 है। यूज़र से हमने उसकी एज लेनी थी और क्या चेक करना था, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। उस वक्त हम लोग करते हैं क्या, कंडीशन लगाते हैं। इफ़ एज मेरे पास क्या है n, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 17, अगर जो n है जो यूज़र ने अपनी एज एंटर की है अगर वो ग्रेटर देन 17 है, मतलब 18 ईयर एटलीस्ट,
ग्रेटर देन 17 है, देन थर्टी, एल्स 50। एल्स पे कहाँ जाएगा? 50 पे। किस तरह जाएगा वो देखते हैं। अब इसको लाइन नंबर 30 पे क्या डिस्प्ले कर देगा? प्रिंट कैंडिडेट कर लेते हैं इज एलिजिबल। हमारे पास क्या आ जाएगा? कैंडिडेट मेरे पास एलिजिबल है। लाइन नंबर 40 के ऊपर वो प्रोग्राम को एंड कर देगा। एक ये मेथड है। लाइन नंबर 50 पे क्या करेगा? डिस्प्ले कर देगा प्रिंट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। कैंडिडेट मेरे पास क्या है? एलिजिबल नहीं है। लाइन नंबर 60 के ऊपर क्या करेगा? वो एंड कर देगा। अब यहाँ मैंने दो एंड इस्तेमाल किए हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो आप लोगों के अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। आप लोग इस एंड को यूज़ ना करें। यहाँ पर आप इस एंड को यूज़ यहाँ पर ना करें। यहाँ पर मेंशन कर दें गो टू 60। किस तरह से है वो भी देखते हैं इस चीज़ को किस तरह काम करेगा। उसने क्या कहा था? यूज़र से उसकी एज लेनी है और ये बताना है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं। किसी भी पोस्ट के लिए शनाख्ती कार्ड बनवाना था, उसके लिए क्या वो एलिजिबल है या नहीं, इस चीज़ को हम लोगों ने चेक करना है। अभी हम चेक करते हैं। हम लोगों ने इनपुट ली है उसकी एज, तो अपनी एज एंटर करो। उसने जो एज एंटर की वो जाके इस एन में स्टोर हो गई। एन में क्या है? उसकी एज। वो जितनी वो एज एंटर करेगा। मैंने कहा अगर उसकी एज 17 साल से ज़्यादा है देन कहाँ जाएगा? लाइन नंबर 30 के ऊपर। और लाइन नंबर 30 पे क्या डिस्प्ले किया है? कैंडिडेट इज़ एलिजिबल। ये लाइन चलने के बाद जब नेक्स्ट लाइन के ऊपर आया है वहाँ मैंने क्या लिखा है? गो टू 60। अब गो टू 60 का मतलब क्या है? ये कंट्रोल को यहाँ से सीधा उठा के यहाँ पर ले आएगा। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में पढ़ा था कंडीशनल और अनकंडीशनल, मशरूत और गैर मशरूत। कंडीशनल में हमारे पास क्या था? हमारी कंडीशन, हमारा प्रोग्राम किसी एक या एक से ज़्यादा लाइनों को स्किप करता था किसी कंडीशन की वजह से। अनकंडीशनल में क्या था? हमारा प्रोग्राम एक या एक से ज़्यादा लाइनों को स्किप करता था बगैर किसी शर्त की वजह से। यहाँ देखें आप लोग, हमने क्या लिखा है? गो टू 60। कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई शर्त नहीं लगाई। तो ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा है? अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के। हमने कहा गो टू 60। ये लाइन चलने के बाद जब इस लाइन के ऊपर आया है हमने बस इतना क्या है? गो टू 60। क्यों जाना है मुझे नहीं पता क्यों जाना है, बस गो टू 60। वहाँ से उठो और 60 पे चले जाओ। यहाँ से प्रोग्राम उठा और कहाँ पर आ गया? सीधा लाइन नंबर 60 के ऊपर। यहाँ उसने क्या कर दिया? प्रोग्राम को एंड कर दिया। ये हमारे पास क्या था? मेथड। अब सेकंड क्या है? अपने उसने एज एंटर की। अगर फर्स्ट करो एज उसकी 15 ईयर है, एज कम है 17 से, देन कहाँ जाएगा? ये देन वाली स्टेटमेंट कब चलनी थी? हमने भी पढ़ा भी था। ये स्टेटमेंट कब चलनी थी? जब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है, कंडीशन मेरी ट्रू होती है ये स्टेटमेंट, कंडीशन गलत होती है एल्स वाली। अब मैंने एज एंटर की 15, एज क्या है? थोड़ी है उसकी। देन मेरे पास एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 50। सीधा कंट्रोल यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा? 50 के पास। और क्या डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर? कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल। और हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन के ऊपर आके ख़त्म। हमारा प्रोग्राम हमेशा लाइन बाय लाइन ही चलता है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा प्रोग्राम हमेशा चलता है किस तरह से है? लाइन बाय लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। लेकिन अगर कोई अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल या कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल आ जाता है उस वक्त वो लाइन को स्किप लाजमी करता है वहाँ पर। अब उसने अगर एज अपनी एंटर की है 22 ईयर, एज कितनी है? 22। लेट्स सी मेरे पास एज 22 है। 22 इज़ ग्रेटर दैन 17। यस, 22 इज़ ग्रेटर दैन 17। उस सूरत में कहाँ जाएगा? 30 के ऊपर डिस्प्ले कर देगा कैंडिडेट मेरे पास एलिजिबल है, अहल है इस काम के लिए। और हमारे प्रोग्राम को नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाके कहाँ ट्रांसफ़र ले जाएगा? सीधा 60 के ऊपर। वहाँ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या थी? एग्जाम्पल थी आप लोगों की इफ़ देन एल्स की। हम लोगों ने आज कवर किया है अपना इफ़ देन एल्स टॉपिक। हम लोगों ने इसमें बात की कि इफ़ देन एल्स किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास दो कंडीशन है, दो शर्तें लगी हुई हैं या दो चॉइसेस मेरे पास हैं, मैंने उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, दूसरी को रिजेक्ट करना है। अगर पहली वाली रिजेक्ट करता हूँ दूसरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट एक नहीं होना दोनों में से, या पहली या दूसरी।
उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ़ देन एल्स को इस्तेमाल करते हैं। और एल्स में ना लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एल्स में जो काम नहीं हो सकता ना वो हमेशा कहाँ पर आता है, हमेशा एल्स के अंदर। जैसे यहाँ पर देखो कंडीशन गलत हुई है ना, मतलब कोई भी काम नहीं हो सकता, एल्स के पास गया। यहाँ पर जो काम नहीं हो सका कहाँ पर गया, एल्स के पास। एल्स में हमेशा स्टेटमेंट आती है, कौन सी स्टेटमेंट, जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, जो काम नहीं हो सकता, वो कहाँ पर आता है, हमेशा एल्स के अंदर आता है। ये हमारे पास क्या है, इफ़ देन एल्स का। इसके दो सिंटैक्स हम लोगों ने देखे हैं कि दो सिंटैक्स कौन कौन से हैं, किस तरह काम करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिंटैक्स के अंदर। डिफरेंस किस चीज़ का है, जस्ट लाइन नंबर का है और स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट से मुराद क्या होता है हमारे पास, ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख दूँ 30 की जगह पे, और ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट 50 की जगह पे लिख दूँ। बस इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आपकी जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। उसमें इशू आ सकता है, आपके जो मैक्सिमम रेंज है 255 करैक्टर की आप लोगों की GW बेसिक के अंदर, उससे अबव नहीं जा सकते, उसका इशू आ सकता है। आपकी स्टेटमेंट ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, आप प्रिंटफ में बहुत लंबी स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ भी प्रिंटफ में बहुत लंबी स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देते हैं, तो हो सकता है आप लोगों की एक लाइन के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ है वो इंक्रीज़ कर सकती है। ये इशू आ सकता है हमारे पास। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास सेकंड सिंटैक्स लेकर आए हैं लाइन नंबर का। आप किसी दूसरी लाइन पर ट्रांसफ़र कर दें, वहाँ अपना मैसेज डिस्प्ले कर दें। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड था। फिर हम लोगों ने बात की हमारे पास इफ़ देन एल्स का फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या था, कंडीशन का डायमंड सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, डायमंड सिंबल किस काम के लिए होता है, कंडीशन के लिए या शर्त के लिए। कंडीशन लगी थी, कंडीशन के ट्रू होने पे हमारी स्टेटमेंट चली है, कंडीशन गलत होने पे स्टेटमेंट। यहाँ पर लाइन नंबर भी आ सकता है, दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट में उसकी एग्जांपल देखी कि अगर हम लोग यूज़र से उसकी एज लेते हैं और ये चेक करते हैं क्या उसकी एज 17 साल से ज़्यादा है या नहीं। अगर 17 साल से ज़्यादा है, 17 से ज़्यादा का मतलब क्या है, 18 साल ही होता है इसका मतलब 18 साल ही होता है। अगर उसकी एज 17 साल से ज़्यादा है देन वो एलिजिबल है। अगर उसकी एज 17 साल से कम है देन वो एलिजिबल नहीं है। हमने इसका प्रोग्राम बनाया और उसको चेक किया। ये हमारा आज का टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर 21 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।